डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑपरेशन रिसर्च इन 10 आवर्स मॉड्यूल का आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में देखने वाले हैं। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पहला पार्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने समझा था कि व्हाट इज लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड हाउ टू फॉर्मुलेट लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और आज के लेक्चर में हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड और टू फेज मेथड देखेंगे। साथ में ही लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ड्यूअलिटी क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है। एक दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हो कि ये लेक्चर जो है वो मैं अपने हिसाब से अपने फ्री टाइम में बना रहा हूँ। आपके फिजिबल टाइम के हिसाब से मैं इसे प्रीमियर कर दूंगा। ठीक है। आपको कभी भी कोई भी डाउट आ रहा है तो लाइव चैट का ऑप्शन खुला ही होगा, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा और तुरंत ही आपको आंसर दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं ऑपरेशन रिसर्च 10 घंटे में पूरा करने वाला हूँ, लेकिन ये लेक्चर ही हमारा आखिरी लेक्चर होगा, यानी कि 8 घंटों में हमारा ऑपरेशन रिसर्च पूरा हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी एग्जाम से पहले मैं एक बार ऑपरेशन रिसर्च का क्रैश कोर्स आपको अच्छे से करवा दूंगा, तो वो आज पूरा हो जाएगा। आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा रहे, आप अच्छे मार्क्स से पास हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम इन एडवांस। ओके। अभी लेक्चर की बात करते हैं। तो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए जो आज 3 मेथड हम देखने वाले हैं, सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड और टू फेज मेथड, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो ये तीनों मेथड काफ़ी लंबी मेथड है। ठीक है। मैं वो पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए जाऊँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथ में ये जो क्रैश कोर्स ऐसा हमने नाम दिया है तो वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल आपको सिंप्लेक्स मेथड में करवा रहा हूँ वो मैं ठीक तरीके से करूँगा, यानी कि उसका पहला टेबल है, वहाँ से हम दूसरे टेबल में जाएंगे तो किस तरीके के चेंजेस हमें करने होते हैं वो मैं आपको डिटेल में 2 से 3 बार समझाऊंगा। ठीक है। बाकी आगे वही का वही करना होता है। ठीक है। चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन मैं वापस से पूरा टेबल नए से बनाने के लिए नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक बार वो समझ में आ गया तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम को आपको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना हो आप उसे कर पाओगे। ठीक है। सेम बिगेम मेथड और टू फेज मेथड में भी आगे जाकर ये सिंप्लेक्स मेथड वाला टेबल तो करना ही होता है। ठीक है। तो उसमें भी जो जो चेंजेस होंगे, ये जो अलग अलग से नाम दिए हैं मेथड के, बिगेम मेथड और टू फेज मेथड, उसका मीनिंग क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन टेबल में वापस से नहीं बनाऊंगा, तो वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। ओके। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन केस। तो सिंप्लेक्स मेथड जनरली दोनों केस में आती है, मैक्सिमाइजेशन केस में भी आती है, मिनिमाइजेशन केस में भी आती है। ठीक है। दोनों में क्या चेंज है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन केस का जो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है उसे सिंप्लेक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, एग्जाम्पल में हमें दिया है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2
subject to the constraints 2x1 plus x2 less than or equals to 5, x1 plus x2 less than or equals to 3 and x1 x2 greater than or equals to 0। यानी कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2। हमें यहां पर दो कंस्ट्रेंट दिए हैं और हमें इस लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो समझिए, पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें चेक करना है कि क्या लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लीजिए कि जो कंस्ट्रेंट दिए है उसकी राइट हैंड साइड है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो कंस्ट्रेंट है, उसकी राइट हैंड साइड है 5 एंड 3, यानी कि ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, यानी कि लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना होता है कि जो इनइक्वालिटी यहां पर कंस्ट्रेंट में है उसे रिमूव करना है। तो कंस्ट्रेंट में जो इनइक्वालिटी है उसे हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कंस्ट्रेंट में जो इनइक्वालिटी है वो कौन से फॉर्म में है, लेस देन और इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, या फिर इक्वल्स टू है। ठीक है, उसके हिसाब से हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर दोनों कंस्ट्रेंट में क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी है। तो ये इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पर स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा। ठीक है, अभी देखिए ये स्लैक वेरिएबल क्या है, फिर आगे आएगा सरप्लस वेरिएबल, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में समझाई है। अगर डिटेल में आपको जानना है कि ये चीजें क्या है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैं वो सारी चीजें समझाने में अभी यहाँ पर टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी लेस देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट है तो हमें इन इक्वालिटी दूर करने के लिए स्लैक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना होता है। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या फर्क होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू क्या है, 3x1 प्लस 2x2। ओके, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, देखिए पहला कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2। अभी मैंने बोला स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, यानी कि उसका सिंबल है s और पहली बार ऐड कर रहे हैं तो आएगा s1। इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी दूर हो रही है, यानी लेस देन और इक्वल्स टू की जगह हम लिखेंगे इक्वल्स टू, और सामने राइट हैंड साइड क्या है 5, तो उसे एज इट इज रखिए। दूसरा यहां पर क्या है, x1 प्लस x2, स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी। तो यहां पर दूसरा स्लैक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो ये आएगा s2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 3। ठीक है, वेर x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो कंस्ट्रेंट की बात हुई। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या फर्क पड़ता है, तो ये जो डिसीजन वेरिएबल्स जो है उसे एज इट इज रखना है, यानी कि 3x1 प्लस 2x2 एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पर हमें स्लैक वेरिएबल ऐड तो करने हैं लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 रखना है। ऐसा क्यों करना होता है तो वो भी मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या होगा, 0s1 और 0s2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी मेन चीज आती है, टेबल बनाना है हमें। ठीक है, तो टेबल के लिए एक फिक्स फॉर्मेट है, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे CJ, उसके बाद आएगा बेसिक वेरिएबल। ओके, यहां पर हम लिखेंगे जितने स्लैक वेरिएबल्स थे वो, तो जैसे कि हमने देखा कि 2 स्लैक वेरिएबल थे तो उसे यहां पर हमने लिख लिया S1 और S2।
ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है Zj, उसके बाद यहाँ पर लिखना है Cj माइनस Zj, ठीक है। अभी समझते हैं कि Cj क्या होता है। तो Cj यानी कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। फिर Zj क्या होता है, तो Zj जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। और Cj माइनस Zj यानी कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, ठीक है। ओके, दूसरा यहां पर क्या आएगा, Cb, ठीक है। Cb का मीनिंग क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो यानी कि यहाँ पर ये जो बेसिक वेरिएबल्स है S1 और S2, उसके जो कोएफिशिएंट है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जितने डिसीजन वेरिएबल है वो लिख लो, तो दो थे X1 X2 लिख लिया। उसके बाद जितने स्लैक वेरिएबल है वो लिखो, तो S1 S2 दो थे वो लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना है Bi, ठीक है। तो ये जो Bi है उसका मीनिंग क्या होता है, तो कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड वैल्यू होती है ना उसे हम Bi बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेना है थीटा। थीटा जो है वो एक रेशियो है, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो Cj की वैल्यूज लिखते हैं। Cj मैंने बताया कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए x1 और x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 3 और 2, और S1 S2 का क्या है, 0 0, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x1 का कोएफिशिएंट है 3, x2 का कोएफिशिएंट है 2, S1 और S2 का कोएफिशिएंट है 0 0, ठीक है। फिर देखिए S1 और S2, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट जैसे कि हम जानते हैं ये है 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर पहले कंस्ट्रेंट की वैल्यू लिखनी होती है, यानी कि ये जो डिसीजन वेरिएबल और सिलेक्ट वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला कंस्ट्रेंट क्या था, 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x1 और x2 उसके कोएफिशिएंट रिस्पेक्टिवली क्या है, 2 और 1। s1 का कोएफिशिएंट होगा 1, s2 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट होगा 0। फिर देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या है, 5, यानी Bi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ओके, सो यहाँ पर ये चीज हम लिख लेते हैं। सो ये होगा 2 1 1 0 5, ठीक है। अभी बात करते हैं दूसरे कंस्ट्रेंट की। तो दूसरे कंस्ट्रेंट में देखिए x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है, s1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, और s2 उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, और राइट हैंड साइड पर 3 है तो Bi की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा 1 1 0 1 3, ठीक है। अभी हमें Zj की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो Zj की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर इस कॉलम के लिए मुझे Zj की वैल्यू चाहिए, तो ये Cb को हम जिस कॉलम में Zj की वैल्यू चाहिए उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर समेशन करेंगे। किस तरीके से, तो देखिए इस कॉलम के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, 0 × 2 प्लस 0 × 1, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके समेशन करना है। तो 0 × 2 0 प्लस 0 × 1 0, ठीक है। फिर बाकी के कॉलम्स, तो एक चीज समझिए कि इसके कोएफिशिएंट 0 ही है, तो बाकी के कॉलम्स में भी हम कितना भी मल्टीप्लिकेशन समेशन कुछ भी कर ले, आंसर तो क्या आएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर लिख ली। फिर यहाँ पर जो Zj की वैल्यू होती है ना उसे हम बोलते हैं Z, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। ओके, नाउ Cj माइनस Zj फाइंड करते हैं। तो Cj माइनस Zj ये चीज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो Cj की वैल्यू यहाँ पर है, Zj की वैल्यू ये रहेगी। सो 3 - 0 3, 2 - 0 2, 0 - 0 0 एंड 0 - 0 0, ठीक है। तो इतना हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज चेक करनी है। ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन केस का है, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन केस के प्रॉब्लम के लिए अगर Cj माइनस Zj की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 मिले, सारी वैल्यूज
ठीक है, Cj माइनस Zj की सारी वैल्यूज अगर लेस देन और इक्वल्स टू 0 मिल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर Cj माइनस Zj की 4 वैल्यूज है 3 2 0 0, तो मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये दोनों वैल्यू तो 0 0 है, लेकिन 3 और 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो आगे किस तरीके से प्रोसीजर करनी है वो समझते हैं। तो अभी देखिए यहां पर Cj माइनस Zj में जो वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव होती है, वहां पर हमें एरो करना है। तो देखिए ये 3 जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पर एरो कर लिया, तो ये जो कॉलम हो गया उसे हम बोलेंगे की कॉलम। ठीक है, समझिए ये जो कॉलम हो गया उसे हम बोलेंगे की कॉलम। ठीक है, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, तो हमें नए टेबल में जब जाना होता है तो हमें ये देखना है कि इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है और लिविंग वेरिएबल कौन सा है, कहां पर, बेसिक वेरिएबल में। ठीक है, मैं वापस से ये फॉर्मेट लिख लेता हूं, Cj बेसिक वेरिएबल, फिर ये दोनों जगह आपको खाली छोड़नी है, Zj Cj माइनस Zj, फिर यहाँ पर Cb, यहाँ पर x1 x2 s1 s2 bi थीटा, यहाँ पर ये 3 2 0 0, ओके, इतना एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक वेरिएबल है उसमें इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है और लिविंग वेरिएबल कौन सा है वो फाइंड करने के लिए एक ये की कॉलम और उसके बाद हम फाइंड करेंगे की रो। ठीक है, तो ये जो देखिए की कॉलम उसमें कौन सा वेरिएबल है, x1, तो हमारा ये जो x1 डिसीजन वेरिएबल है वो हो जाएगा नए टेबल के लिए इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, लेकिन वो किसकी जगह आएगा तो वो चेक करने के लिए हमें की रो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो की रो किस तरीके से फाइंड करता है, तो ये जो थीटा है ना, मैंने बताया था कि रेशियो है। ठीक है, अभी इसका इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूं, ये किसका रेशियो है, तो bi डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम। ठीक है, यानी कि की कॉलम ये है, ये bi की वैल्यू है, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 2, सो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहां पर 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू की कॉलम में क्या है 1, सो 3/1, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो देखिए 5/2 होता है 2.5 और ये जो 3 है वो 2.5 से बड़ा है, हमें की रो के लिए मिनिमम रेशियो चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम रेशियो यहां पर है तो इसे हम बोलेंगे की रो। ठीक है, तो ये की रो हो गई, तो की रो में वेरिएबल कौन सा है यहां पर s1। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा लिविंग वेरिएबल, यानी x1 जो है वो नए टेबल में s1 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा x1, यहां पर s2 एज इट इज। ठीक है, तो देखिए s2 का कोएफिशिएंट तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन x1 तो यहां पर कोएफिशिएंट चेंज होगा क्योंकि x1 का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 3। समझ आया इतना? मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ये टेबल हमने किस तरीके से बनाया, तो ये जितना मैंने लिखा वो इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये Cj जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो जो कोएफिशिएंट है उसे यहां पर लिख दीजिए। ये जो है यहां पर पहले कंस्ट्रेंट के कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, यहां पर दूसरे कंस्ट्रेंट के कोएफिशिएंट लिखे हैं। Zj किस तरीके से फाइंड करना होता है, तो जिस कॉलम के लिए Zj चाहिए तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ये कॉलम के लिए चाहिए तो 0 × 2 + 0 × 1 0, इस कॉलम के लिए चाहिए तो 0 × 1 + 0 × 0, इस तरीके से फाइंड करना होता है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कि bi वाले कॉलम में Zj की जो वैल्यू होती है उसे हम Z बोलेंगे। ठीक है, फिर चेक कीजिए कि Cj माइनस Zj क्या आ रहा है, Cj माइनस Zj आ जाए उसके बाद देखिए कि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो अगर सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू 0 आए तो वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन
होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। तो नए टेबल में वापस से हमने फॉर्मेट लिख दिया, ठीक है। नए टेबल में चेंज क्या होगा, एक इनकमिंग वेरिएबल होगा, एक लिविंग वेरिएबल होगा। इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होता है, तो की कॉलम वाला वेरिएबल। की कॉलम कैसे फाइंड करते हैं, तो Cj माइनस Zj में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमारा की कॉलम होता है। तो हमारा यहाँ पर की कॉलम में डिसीजन वेरिएबल है x1, तो वो इनकमिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। अभी लिविंग वेरिएबल कौन सा है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, की रो फाइंड करेंगे। की रो कैसे मिलती है, तो यहाँ पर हमें मिनिमम रेशियो फाइंड करना होता है। मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो थीटा का फॉर्मूला होता है bi अपॉन कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। तो वो हमने यहाँ पर फाइंड किया, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग 2 था, सो 5/2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, सो 3/1, तो ये हो गया 3, ठीक है। 5/2 होता है 2.5 और ये 3 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 5/2, तो इसको हम बोल देंगे की रो, ठीक है। तो की रो में ये S1 था, तो वो लिविंग वेरिएबल होगा। नए टेबल में x1 S1 को रिप्लेस करेगा, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इतना लिखने के बाद हमें वापस से क्या चेंज करना होता है, यहाँ पर तो हमने 0 0 लिख दिया था क्योंकि S1 और S2 के कोएफिशिएंट 0 0 थे, तो यहाँ पर S2 का तो 0 होगा, लेकिन x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 3, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, ठीक है। अभी दूसरी एक नई बात मैं बताता हूँ आपको, हमें फाइंड करना होता है की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट यानी क्या होगा, की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो, तो की कॉलम और की रो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये रहा 2, तो वो हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। की एलिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है अभी वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले टेबल में तो हम यहाँ पर पहले कंस्ट्रेंट का कोएफिशिएंट और दूसरे कंस्ट्रेंट का कोएफिशिएंट लिख लिया, ठीक है। लेकिन दूसरे टेबल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो उसके लिए की एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले हम वो रो यहां पर भरेंगे जिसमें की एलिमेंट था, ठीक है। तो देखिए पहली रो में की एलिमेंट था, तो यहां पर क्या वैल्यूज आएगी, उसके लिए फॉर्मूला है R1 न्यू इज इक्वल्स टू होगा R1 ओल्ड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ठीक है। सपोज यहां पर सेकेंड रो में की एलिमेंट होता, तो यहां पर पहले हम क्या फाइंड करते हैं, R2 न्यू, और उसका फॉर्मूला हो जाता R2 ओल्ड बाय की एलिमेंट। सपोज यहां पर 3 सिलेक्ट वेरिएबल्स होते हैं S1 S2 S3 और थर्ड रो के अंदर की एलिमेंट होता, तो पहले हम फाइंड करते हैं R3 न्यू और उसका फॉर्मूला होता है R3 ओल्ड बाय की एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले R1 न्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए यहां पर क्या होगा, 2/2 तो 1, फिर क्या होगा 1/2, फिर यहां पर भी क्या होगा 1/2, फिर यहां पर क्या होगा 0/2 यानी 0, फिर यहां पर क्या होगा 5/2। थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। सो R1 न्यू हमने इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड किया, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, R1 ओल्ड बाय की एलिमेंट, तो ये चाहिए, तो उसमें R1 ओल्ड क्या है 2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या था 2, सो 2/2 1 आया। फिर इसके लिए चाहिए, तो R1 ओल्ड है 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 2 है, सो उसके लिए क्या आया 1/2। सिमिलरली हम ये वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, R2 न्यू। तो R2 न्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन होगा R2 ओल्ड और R1 न्यू का। रिलेशन क्या है, वो किस तरीके से लेना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि R2 न्यू फाइंड करना है तो रिलेशन होगा R2 ओल्ड और R1 न्यू का, ठीक है। सपोज यहाँ पर तीसरी रो भी होती S3 वाली, तो R3 न्यू जब फाइंड करना होता तो तब भी रिलेशन तो क्या होगा R3 ओल्ड और R1 न्यू का, ठीक है। यानी कि जो रो हमने सबसे पहले फाइंड की है ना, उसका और ओल्ड का रिलेशन बनाना है। सपोज पहले हमने R2 न्यू फाइंड किया होता, तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना होता R1 न्यू, तो रिलेशन किसका बनता R1 ओल्ड और R2 न्यू का, ठीक है। थोड़ा अटपटा है, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं जितना हो सकता है उतना इजीली आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके, तो ये रिलेशन कैसे बनाना है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नया टेबल है उसमें पुराने टेबल में जहां पर की एलिमेंट था ना, उसके नीचे वाली वैल्यू, अगर ऊपर रो है तो ऊपर वाली वैल्यू 0 करनी होती है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हमें क्या करनी है, 0 करनी है। यहां पर मैं लिख ही लेता हूं 0। ठीक है, तो ये 0 कैसे होगा, तो देखिए R2 ओल्ड है 1, R1 न्यू की वैल्यू वहां पर क्या है 1, जहां पर की एलिमेंट मिला था वहां पर क्या है 1। ठीक है, तो ये 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ऐसा करने से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहां पर R2 ओल्ड की वैल्यू होती 2। ठीक है, तो यहां पर मुझे अगर 0 लाना है तो कैसे ला सकते हैं, ये R2 ओल्ड यानी यहां पर 2 तो है ही, माइनस R1 न्यू तो क्या है 1, तो मुझे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, सो रिलेशन उस केस में होता R2 न्यू इज इक्वल्स टू R2 ओल्ड माइनस 2 R1 न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन बनाते हैं। फिर बाकी में भी हमें वही करना है, जैसे कि यहां पर तो 1 माइनस 1 0 किया, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 1/2 यानी ये हो जाएगा 1/2, फिर होगा 0 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, फिर देखिए 1 माइनस 0 यानी ये हो जाएगा 1, उसके बाद देखिए 3 माइनस 5/2 तो एलसीएम लेंगे 3 2 6 6 माइनस 5 यानी 1/2। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज लेनी होती है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, ZJ। ZJ कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ऊपर आपको सिखाया था। सो 3 1 जा 3 प्लस 0 इंटू 0 0, सो 3 प्लस 0 3। सेम उसी तरह यहाँ पर 3 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 0 इंटू 1/2 यानी 0, यानी 3/2 प्लस 0 यानी 3/2 ये आएगा। फिर 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 0 इंटू माइनस 1/2 0, सो 3/2 प्लस 0 तो ये आएगा 3/2। ठीक है, फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 0 आएगा। फिर BI में जो ZJ की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं Z। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15/2 प्लस 0 इंटू 1/2 0, सो 15/2 प्लस 0 यानी Z हमें मिलेगा 15/2। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, CJ माइनस ZJ। सो देखिए 3 माइनस 3 क्या हुआ 0, 2 माइनस 3/2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, फिर 0 माइनस 3/2 माइनस 3/2, 0 माइनस 0 0। ठीक है, वापिस से चेक कीजिए कि मैक्सिमाइजेशन केस है तो क्या CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू 0 आ रही है, अगर ऐसा है तो वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें वापस से एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू तो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, लेकिन ये जो वैल्यू है 1/2 वो ग्रेटर देन 0 है, यानी ये भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, वापस से एक नया टेबल बनाएंगे। नया टेबल बनाने के लिए मेथड वही की वही, CJ माइनस ZJ में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हो उसे की कॉलम बनाइए। की कॉलम में जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर की कॉलम तो यही बनने वाला है। ठीक है, उसमें वेरिएबल कौन सा है x2, तो वो नए टेबल में इनकमिंग वेरिएबल होगा यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, सेम उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मिनिमम रेशियो है वो फाइंड करना है। कैसे, BI डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। ऐसा करने से, अभी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, ऐसा करने से हमें थीटा की वैल्यू मिल रही है 5 और 1, तो ये 1 जो है वो मिनिमम रेशियो है, तो ये हम हो जाएगी हमारी की रो। ठीक है, सो की रो की कॉलम मिल गया। की रो में कौन सा वेरिएबल है, S2। ठीक है, तो वो हो जाएगा लिविंग वेरिएबल। सो इनकमिंग वेरिएबल है x2 और लिविंग वेरिएबल है S2। सो वापस से ये फॉर्मेट यहाँ पर हम लिख लेंगे। CJ बेसिक वेरिएबल x1 था, फिर क्या आया x2, बाद में ZJ, देन CJ माइनस ZJ। यहाँ पर क्या होता है CB, फिर डिसीजन वेरिएबल्स, फिर स्लैक वेरिएबल्स, फिर BI और फिर थीटा। ठीक है, अभी देखिए हम क्या फाइंड करेंगे, की एलिमेंट। तो देखिए की एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो जो की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन है वो हो रहा है 1/2। तो 1/2 हमारा हो जाएगा की एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी रो फाइंड करेंगे, R2 न्यू। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 ओल्ड बाय की एलिमेंट। लेकिन अभी ओल्ड क्या हो जाएगा, तो ये जो टेबल के जो वैल्यूज है ना वो ओल्ड वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जब ये टेबल बना रहे थे तो ओल्ड वैल्यूज ये थी, लेकिन अब हम नया टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए ओल्ड वैल्यूज ये हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर्मूला हो जाएगा R2 न्यू इज इक्वल्स टू R2 ओल्ड बाय की एलिमेंट। ठीक है, और यहां पर इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो तो लिख ही देना है, 3 और 2, और यहाँ पर क्या था 3 2 0 0। ठीक है, सो जब आप R2 न्यू फाइंड करोगे तो R2 न्यू आपको मिलेगा 0 1 -1 2 1। ठीक है, 0 1 -1 2 एंड 1। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर गलती हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमारे पास R2 न्यू तो आ गया, कैसे आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। R2 न्यू इज इक्वल्स टू हुआ R2 ओल्ड बाय की एलिमेंट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, R1 न्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए रिलेशन किसका बनेगा, R1 ओल्ड का और R2 न्यू का। ठीक है, जो कुछ भी रिलेशन बन रहा है कैसे बनाना है, तो यहाँ पर जो देखिए की एलिमेंट था उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसे हमें करना है 0, यानी कि ये एलिमेंट 0 करना है। उसके लिए जिस हिसाब से रिलेशन बनाना है आप बनाइए, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपने रिलेशन क्या बनाया, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पूरे लेक्चर में ये रिलेशन बनाकर नहीं दूंगा, जब आप लाइव चैट में चैट बॉक्स में डालोगे कि आपने क्या रिलेशन बनाया तभी मैं बताऊंगा कि आपका रिलेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, जो भी रिलेशन बन रहा है उसके बाद ये जो वैल्यूज है वो हो जाएगी 1 1 -1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद ZJ आप फाइंड करोगे, ZJ फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है, तो ये 0 0 फिर ये -1 और ये -1 ऐसा मिलेगा। फिर CJ - ZJ करेंगे हम, सॉरी ZJ की वैल्यू आपको मिलेगी 3 2 -1 एंड -1। ठीक है, तो आप अभी CJ - ZJ फाइंड करोगे तो 3 - 3 मिलेगा 0, 2 - 2 मिलेगा 0, 0 -1 -1 0 -1 -1। ठीक है, यहाँ पर जब आप Z की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि BI में ZJ की वैल्यू जो है वो Z कही जाती है, तो वो आपको मिलेगा 8। ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पर CJ - ZJ की सारी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो रही है, दो वैल्यूज है 0 और दो वैल्यूज है -1, यानी कि सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो रही है, यानी यही है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसे केस में Z की वैल्यू क्या हो रही है 8। ओके, x1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, तो x1 की वैल्यू क्या लेनी है, ये BI की जो वैल्यू है वो 2, और x2 की वैल्यू क्या मिल रही है, तो कौन सी वैल्यू लेनी है, BI की वैल्यू 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड की मदद से लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको 2 से 3 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं। और इससे डरने की जरूरत नहीं है, मेथड एक ही बार समझनी है, उसके बाद तो इटरेशंस ही है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ा हो मैथ्स 4 में, तो उसमें भी क्या होता था, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता था, हम टेबल बनाते थे और फिर जितनी ज़रूरत होती थी उतने हम इटरेशंस करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, चीज़ें तो एक ही बार समझते हैं, ठीक है, वो अप्लाई भी एक ही बार करते हैं, फिर जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम इटरेशन करते जाते हैं, यानी एक की एक चीज़ रिपीट करनी होती है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे डरकर ये मेथड के एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज़ समझिए कि अगर आप सिंप्लेक्स मेथड छोड़ोगे तो आपको लॉस कितना होगा, कि सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन केस, मिनिमाइजेशन केस 7 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है, वो जाएगा, या फिर बिगम मेथड पूछी जाती है
वो भी जाएगी, तो वो 7 मार्क भी गए। टू फेज मेथड, उसमें भी सिंप्लेक्स मेथड तो आएगी ही, ठीक है, तो उसके भी 7 मार्क्स गए। और ड्यूअलिटी में अगर ड्यूअलिटी वाला प्रॉब्लम होगा तो वो 3 या 4 मार्क में होगा, लेकिन अगर वो ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड हुआ तो उसमें भी आपको सिंप्लेक्स मेथड करनी होगी, ठीक है, तो ऐसे केस में उसके भी मार्क्स जाएंगे, ठीक है। यानी पहले से ही आप फिक्स करके जा रहे हो कि आप अपना 7 से 10 मार्क तक का नुकसान करने वाले हो। अगर ऐसा करना आपको ठीक लगता है तो छोड़ दीजिए, बाकी मुझे तो इस मेथड में कोई चीज़ हार्ड हो ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, कैलकुलेशन है वो आपको शांति से करनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए तो एग्जाम में टाइम सफिशिएंट रहता है, तो वो चीज़ आप कर लीजिएगा, लेकिन मेथड मत छोड़िएगा। ओके, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंप्लेक्स मेथड, मिनिमाइजेशन केस। ओके, सो इसमें कुछ नया नहीं है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये मैक्सिमाइज नहीं, यहाँ पर लिखना था मिनिमाइज। और ये सॉल्व मैं पूरा करने वाला भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये स्लाइड पूरी करके एग्जाम्पल ख़त्म कर दूंगा, वो गिनना आपको है, ठीक है। हाँ, अगर आपको डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पर्टिकुलर इसी एग्जाम्पल पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर आप मुझे पूछ भी सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू -40x1 -100x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो 3 कंस्ट्रेंट है, 10x1 + 5x2 लेस देन और इक्वल्स टू 250, 2x1 + 5x2 लेस देन और इक्वल्स टू 100, 2x1 + 3x2 लेस देन और इक्वल्स टू 90 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और इस लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है। मिनिमाइज z लिख लीजिए, पहले क्या है, -40x1 -100x2। एक चीज मैं भूल गया, पहला स्टेप करना भूल गया। क्या था पहला स्टेप, याद कीजिए, हमने मैक्सिमाइजेशन केस में किया है, हमें चेक करना है कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करते थे बताइए मुझे फटाफट। तो कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज दी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ऐसा है तभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है 250, 100 एंड 90 जो कि नॉन नेगेटिव है, यानी कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है और हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी रिमूव करनी है। तो इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, ठीक है। सारे लेस देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट ही है, यानी हम क्या करेंगे, तीनों में स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, तो इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगी। सो 10x1 + 5x2 पहला स्लैक वेरिएबल s1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 250, फिर 2x1 + 5x2 प्लस दूसरा स्लैक वेरिएबल s2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100, फिर 2x1 + 3x2 प्लस तीसरा स्लैक वेरिएबल यानी कि s3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90, ठीक है। वेयर all decision variables x1 and x2 and all slack variables s1 s2 and s3 are greater than or equals to 0, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेम उसी तरीके से टेबल बनाना है और चेक करना है कि क्या Cj माइनस Zj की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। जब तक ऐसा ना हो तब तक आपको वो टेबल वाले इटरेशन करने हैं, ठीक है। बाकी कुछ नया नहीं करना है। अभी एक चीज समझिए,
मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं मैक्सिमाइजेशन केस और मिनिमाइजेशन केस उसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको आखिर में समझाऊंगा जब दोनों क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन केस में हमारी ऑप्टिमलिटी वाली कंडीशन क्या आती है, Cj माइनस Zj लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमाइजेशन केस में क्या होना चाहिए, Cj माइनस Zj ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बाकी मेथड वही की वही करनी है, टेबल के रूल्स वही के वही रहेंगे, टेबल का फॉर्म भी वही का वही रहेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, अभी समझते हैं बिग एम मेथड। तो यहां पर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x1 प्लस 3x2। एक मिनट, हाँ, ये मिनिमाइजेशन केस का ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, उसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गया। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बोला है तो लिख लेता हूँ कि 3 स्लैक वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें उसे ऐड भी करना होगा, हाँ, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ठीक है, ताकि टेबल में जब s1 s2 s3 का कोएफिशिएंट लिखना हो तो हमारे पास वो ऑलरेडी हो। हाँ, अभी वापस आ जाते हैं बिग एम मेथड पर। तो बिग एम मेथड में देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट द कंस्ट्रेंट्स, 3 कंस्ट्रेंट है, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल्स टू 30, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 24, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। पहली बार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट आया है, तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा, क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो देख लीजिए कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड पर तीनों वैल्यूज नॉन नेगेटिव है, यानी कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इन इक्वालिटी को दूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख लूंगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू क्या है, 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल्स टू वाला है, तो इनइक्वालिटी दूर करने के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, ओके। दूसरा कंस्ट्रेंट भी लेस देन और इक्वल्स टू वाला है, तो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। हाँ, अभी देखिए तीसरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला है, तो जब भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट होना तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। अभी हम यहां पर ये जो स्लैक वेरिएबल है ना, उसे कहां पर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और नेगेटिव स्लैक वेरिएबल जो होता है ना, उसे हम सरप्लस वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा और स्लैक वेरिएबल माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आर्टिफिशियल वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल प्लस होंगे, ओके। सो x1 प्लस x2 प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी a1 और सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे, सरप्लस है क्या, नेगेटिव स्लैक, तो स्लैक कौन सा आ रहा है, s3, सो माइनस s3 इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसा करने से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी जाती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको स्लैक वेरिएबल के बारे में बताया था, सेम उसी तरीके से आपको सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल का मीनिंग डिटेल में समझना है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। यही क्वेश्चन बिग एम मेथड का मैंने
डिटेल में किया हुआ है और डिटेल में समझाया है कि सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है। ठीक है, अभी बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंजेस होंगे, तो सेम उसी तरीके से जो स्लैक सरप्लस वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट 0 ही रहेंगे। सो प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल में क्या होगा वो समझते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल का वैसे तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसे हमें टेबल से निकालना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए उसकी हम पेनल्टी ज्यादा रखते हैं, मान लेते हैं वो पेनल्टी है कैपिटल M। ठीक है, सो अगर वो पेनल्टी कैपिटल M है तो अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो कोएफिशिएंट आर्टिफिशियल वेरिएबल का होगा -m। अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो जाएगा +m। तो फिलहाल देखिए मैक्सिमाइजेशन का केस है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा -m। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा -m A1 बस। तो बिग M मेथड, ठीक है, था क्या यहाँ पर M, तो ये M कहाँ से आया, ये रहा। ठीक है, और इसी को लेकर पूरी मेथड है, बाकी तो सिंपलेक्स मेथड ही करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे, तो वापस से मैं वही बोल रहा हूँ कि फॉर्म तो वही का वही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे Cj, यहाँ पर लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल जितने भी है वो सारे आएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आएगा स्लैक वेरिएबल। ओके, तो स्लैक वेरिएबल कौन कौन से है यहाँ पर, S1 S2 S3, और आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, A1। तो एक चीज समझिए, S1 और S2 तो एज इट इज हम रखेंगे। ओके, यहाँ पर S1 S2 एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम S3 ले या A1 ले, तो एक चीज समझिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्रायोरिटी हमें देनी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम S3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे A1। ठीक है, फिर यहाँ पर Zj लिखना होता है, वो एज इट इज हम लिख लेंगे, और रो में ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, Cj माइनस Zj। ओके, अभी यहाँ पर बेसिक वेरिएबल के बाजू में क्या आता है, Cb, फिर जितने डिसीजन वेरिएबल्स है तो वो दो है, x1 और x2। ठीक है, उसके बाद जितने स्लैक वेरिएबल्स हो, S1 S2 S3, उसके बाद जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल हो तो A1। ठीक है, यहाँ पर दो रोज को कॉलम्स ऐड करने होंगे, वो कर लेते हैं। Wait a minute. टेबल लंबा करने से ये सारी वैल्यूज हिल गई, मैं वापस से लिख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमें लिखना है Cj, फिर लिखना है बेसिक वेरिएबल, फिर S1 था, S2 था, A1 था, फिर Zj, फिर Cj माइनस Zj। यहाँ पर लिखना होता है Cb, उसके बाद जितने डिसीजन वेरिएबल है x1 x2, फिर जितने स्लैक वेरिएबल है S1 S2 S3, फिर जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल है A1, फिर आएगा Bi और फिर आएगा थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं वो मैंने समझाया है, ये वैल्यूज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम देखेंगे तो x1 का कोएफिशिएंट 6 है, x2 का कोएफिशिएंट 4 है, S1 S2 S3 के कोएफिशिएंट 0 0 0 है, A1 का कोएफिशिएंट -m है। ठीक है, यहाँ पर S1 S2 के कोएफिशिएंट 0 0 और A1 का कोएफिशिएंट -m है। ठीक है, पहले कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी कोएफिशिएंट 2 3 1 0 0 0, और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो है 30।
ठीक है। दूसरे कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखेंगे तो कोएफिशिएंट आएंगे 3, 2, 0, 1, 0, 0। आप देखिएगा कुछ गलती हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर आएगा 24। फिर तीसरे कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आएगा 1, 1, 0, 0, -1, 1 और यहाँ पर बी आई राइट हैंड साइड आएगा 3। एक मिनट, ये वैल्यू लिखनी रह गई ना, तो यहाँ पर आता है 0, 3, 2, 0, 1। ओके, अभी हम zj की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो zj कैसे फाइंड करना है मैंने आपको सिखाया है। 0 × 2 0 प्लस 0 × 3 0 प्लस -m×1, यानी यहाँ पर क्या आएगा -m। ठीक है, अभी देखिए 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से तो ये सारा 0 ही होने वाला है, तो डायरेक्टली हम -m के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो -m × 1 -1 -m -m × 1 -m, यहाँ पर -m × 0 0 -m × 0 0 -m × -1 प्लस m, देन -m × 1 यानी -m। बी आई में जो zj की वैल्यू होती है उसे हम z बोलते हैं। सो यहाँ पर आएगा -3m। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, Cj माइनस Zj। सो 6 -m, 6 + m, 4 - -m, 4 + m, 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -m +m, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना, सो -m + m 0। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का केस है। हम क्या चेक करेंगे कि Cj माइनस Zj की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए, तभी वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें नया टेबल बनाना होगा। ठीक है, नए टेबल में कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती है, तो इनकमिंग वेरिएबल हमें देखना होता है, लिविंग वेरिएबल हमें देखना होता है, फिर हमें की कॉलम फाइंड करना होता है, की रो फाइंड करनी होती है, फिर की एलिमेंट फाइंड करना होता है, ताकि हम ये सारी वैल्यूज अंदर रख पाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि 6 + m और 4 + m ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें एक नया टेबल बनाना होगा। ठीक है, की कॉलम कैसे बनाते हैं वापस से याद करवाता हूँ। Cj माइनस Zj में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो होगा 6 + m, तो ये हो जाएगा की कॉलम। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम थीटा bi/ कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू वो ले लेते हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे। सो 30 / 2 यानी ये होगा 15, 24 / 3 8 होगा, और 3 / 1 यानी 3 होगा, तो मिनिमम रेशियो ये है, तो ये हो जाएगी हमारी की रो, और की कॉलम की रो का इंटरसेक्शन यानी ये पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। ठीक है, नए टेबल में इनकमिंग वेरिएबल क्या होगा, x1, और लिविंग वेरिएबल होगा a1। ठीक है, तो उस हिसाब से आप आगे करिएगा जब तक Cj माइनस Zj की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आती तब तक। ठीक है, तो इस तरीके से बिगम मेथड से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बिगम मेथड में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको 2 से 3 मिनट तक का टाइम दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में किया है, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 फेज मेथड। ओके, 2 फेज मेथड किस तरीके से करना है वो समझते हैं।
यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। 3 कंस्ट्रेंट है जिसमें से 2 लेस देन और इक्वल्स टू वाले हैं, एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला है, एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर वैल्यूज जो है वो क्या है 30 24 3 जो कि नॉन नेगेटिव है, यानी कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी इन इक्वालिटी को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इन इक्वालिटी रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पर ये एक गलती है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का नहीं है, मिनिमाइजेशन का है। ठीक है, ओके। सो जो टू फेज मेथड है ना, उसमें शुरुआत में हमें क्या करना होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अपोजिट केस में चेंज कर देना होता है। ठीक है, अपोजिट केस में चेंज हम किस तरीके से करते हैं, तो मिनिमाइजेशन का केस है तो उसे हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो उसे हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पर ये एक्चुअली क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा हुआ है, मैंने बिगेम मेथड वाला क्वेश्चन ही यहाँ पर लिख दिया है। मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। ओके, ये जो केस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन वाला, तो उसमें दिया है x1 प्लस x2। ओके, और कंस्ट्रेंट्स है वो है 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, 2x1 प्लस x2। ओके, 2x1 प्लस x2 greater than or equals to 4 and x1 plus 7x2 greater than or equals to 7, x1 plus 7x2 greater than or equals to 7, और तीसरा कंस्ट्रेंट नहीं है, एंड x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। हाँ, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो टू फेज मेथड में समझिए कि सबसे पहले आपको करना क्या रहता है कि मिनिमाइजेशन केस का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो आपको मैक्सिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करना है, और मैक्सिमाइजेशन केस का अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसे मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमाइज, फिर लिखेंगे z स्टार, ओके, इज इक्वल्स टू x1 और x2 इन दोनों की साइन है वो चेंज कर देंगे। सो ये हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स।
तो दोनों ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है, तो जैसे हमने पिछले मेथड में समझा, यहाँ पर क्या होगा, सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। यहाँ पर भी सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को दूर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करते हैं, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल होते हैं उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है, और ये a1 और a2 इसका कोएफिशिएंट हम क्या लेते हैं कि अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो -m, मिनिमाइजेशन का है तो +m। वैसे तो मिनिमाइजेशन का है, लेकिन हम लिख किस के रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन के लिए, सो ये हो जाएगा -ma1 -ma2। ठीक है, where x1 x2 s1 s2 a1 a2 is greater than or equals to 0। ठीक है, अभी शुरू करेंगे हम फेज 1। फेज 1 में हमें वापस से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होगा, जो यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पर मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, z स्टार स्टार ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है उसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a1 a2। ठीक है, और यहाँ पर उसके जो कोएफिशिएंट है ना उसे एज इट इज रहने देंगे। तो x1 x2 के कोएफिशिएंट -1 थे, तो यहाँ पर a1 a2 के भी क्या होंगे, -1 -1। यानी कि जो पहला टेबल बनेगा ना, उस टेबल में हम x1 x2 s1 s2 इन सब के कोएफिशिएंट 0 लेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन cj जो होता है वो x1 x2 s1 s2 उसका 0 होगा, और a1 और a2 का हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो मिल रहा है -1 -1। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें जो कुछ भी मिला उस हिसाब से टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर पहला आता है cj, फिर आएगा बेसिक वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 a2, उसके बाद आएगा zj, उसके बाद आएगा cj माइनस zj। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे दो कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके, अभी ये जो फॉर्मेट है वो एज इट इज, यहाँ पर cb, फिर आएंगे डिसीजन वेरिएबल्स x1 s2, फिर आएंगे स्लैक वेरिएबल्स s1 s2, फिर आएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 a2, फिर आएगा bi, फिर आएगा थीटा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले टेबल में ये सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे और ये हो जाएगा -1 -1। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, -1 -1। पहले कंस्ट्रेंट के हिसाब से यहाँ पर हमें मिलेगा 2 1 -1 0 1 0 4। ठीक है, और दूसरे कंस्ट्रेंट के हिसाब से यहाँ पर हमें मिलेगा 1 7 0 -1 0 1 7। ओके, कोई गलती हो तो मुझे आप बताइएगा। zj कैसे फाइंड करना है, तो देखिए -1 × 2 -2 प्लस -1 × 1 -1, सो -2 -1 -3। सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे तो -8 1, फिर -1 नहीं, माइनस +1 हो जाएगा, +1 देन -1 देन -1, ऐसा हमें मिलेगा। फिर cj माइनस zj फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 -1 -1 0 0। ठीक है, ऐसा कुछ हमें मिलेगा।
अभी केस मैक्सिमाइजेशन का है, हमें चेक करना है कि क्या Cj माइनस Zj की सारी वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू 0 मिल रही है। तो देखिए ये 3 और 8 दो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके लिए सेम वही मेथड, की कॉलम की रो, लिविंग वेरिएबल डिसाइड करो, इनकमिंग वेरिएबल डिसाइड करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं होगी टेबल में, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो की कॉलम कैसे डिसाइड करते हैं? Cj माइनस Zj की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये हो जाएगा की कॉलम। ठीक है, यहाँ पर Z फाइंड करना रह गया ना, ओके, ये हो जाएगा -4 -7 यानी -11। ठीक है, ये मिलेगा हमें -11। ओके, ये क्या होता है? bi डिवाइडेड बाई कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। सो 4/1 4 होगा, 7/7 1 होगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी हमारी की रो। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ये 7 जो है वो हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। ठीक है, सो नया टेबल, उसमें इनकमिंग वेरिएबल क्या होगा? x2, वो किसको रिप्लेस करेगा? लिविंग वेरिएबल a2 को। ठीक है, तो वापस से लिख लेते हैं, Cj बेसिक वेरिएबल a1 x2 को रिप्लेस कर रहा है, a2 को रिप्लेस कर रहा है x2। ठीक है, Zj Cj माइनस Zj। ठीक है, अभी एक चीज समझिए कि जब भी टू फेज मेथड कर रहे हैं ना, तो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल रहा है, ठीक है, यानी कि ये a2 निकल रहा है, तो कॉलम में से वो a2 वाले कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, नेक्स्ट टेबल में नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर मुझे अभी सिर्फ एक ही कॉलम ऐड करना होगा। ठीक है, किस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे CB x1 x2 s1 s2 a1। ठीक है, फिर a2 वाला कॉलम नहीं लिखेंगे क्योंकि a2 लिविंग वेरिएबल है। टू फेज मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल जो लिव हो रहा है ना, तो वो कॉलम को भी हमें लिव कर देना है। ठीक है, फिर आएगा bi और थीटा। ठीक है, सो अभी जिस तरीके से मैंने आपको टेबल नेक्स्ट बनाना सिखाया था, सेम उसी तरीके से टेबल आपको बनाना है। ठीक है, आपको जहाँ पर की एलिमेंट मिल रहा है, सबसे पहले वो रो फाइंड करनी है, फिर जो दूसरी रो है तो उसके लिए वो रिलेशन बनाना सिखाया है, वो बनाना है। ठीक है, ऐसा करने से आपको यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी वो मैं लिख लेता हूँ। ये तो कोएफिशिएंट ही है, -1 0, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 0 0 0 -1। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिलेगी 13/7 0 -1 1/7 1 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 1/7 1 0 -1/7 0। ठीक है, Zj आप फाइंड करोगे, सेम उसी तरीके से फाइंड करना है। सो ये आपको मिलेगा -13/7 0 1 -1/7, सॉरी -13/7 0 1 -1/7 एंड -1। ठीक है, यहाँ पर z की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा -3। ठीक है, फिर Cj माइनस Zj फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा 13/7, ये हो जाएगा 0, ये होगा -1, ये होगा 1/7 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो वापस से चेक करिए कि क्या Cj माइनस Zj की सारी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है? नहीं, ये 13/7 1/7 ग्रेटर देन 0 है। ओके, वापस से की कॉलम की रो वाला करना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ये है तो ये की कॉलम होगा। ठीक है, हम की रो उस हिसाब से फाइंड करेंगे। सो 3 डिवाइडेड बाई 13/7, सो ये हो जाएगा 21/13 और यहाँ पर होगा 1/1/7 यानी ये हो जाएगा 7। तो इसमें मिनिमम रेशियो ये आ रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी की रो। ठीक है, तो की कॉलम की रो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी ये 13/7 ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। ठीक है, नए टेबल के लिए इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा x1, वो रिप्लेस करेगा a1 को। ठीक है, सो नए टेबल में हम
A1 वाला कॉलम जो है उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Cj बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पर x1 आया, रिप्लेस किया a1 को, फिर x2 था ही, zj cj माइनस zj, यहाँ पर cb x1 x2 s1 s2 एज इट इज, a1 को नहीं लिखना है तो यहाँ पर आएगा bi और थीटा, ठीक है। x1 x2 के कोएफिशिएंट 0 0 है, वो लिख लिया, यहाँ पर भी 0 0 लिख लिया। अभी जिस तरीके से मैंने आपको सबसे पहले की एलिमेंट वाली रो लिखने के लिए बताया था वो करना है, उसके बाद वो रिलेशन बनाना है। ऐसा आप बनाओगे तो आपको ये टेबल कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 0 माइनस 2/13 1/13 एंड 21/13, ठीक है। फिर यहाँ पर मिलेगा 0 1 1/13 माइनस 2/13 एंड 10/13, ठीक है। चेक कीजिएगा, कोई वैल्यू गलत हो मुझे बताइएगा, ठीक है। zj फाइंड करेंगे तो ये 0 0 है, यानी ये सब कुछ 0 ही मिलेगा, और यहाँ पर z भी क्या मिलेगा 0। cj माइनस zj करेंगे तो सारी वैल्यूज कैसी मिलेगी 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेज 1 खत्म होता है, लेकिन एग्जाम्पल खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है वो हमें चेक करना है। किस तरीके से चेक करेंगे, तो देखिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं है, ओके। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तो हमें ये देखना है कि अगर बेसिक वेरिएबल में फेज 1 खत्म होने पर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, और b की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सो अभी आगे कुछ नहीं हो सकता, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर बेसिक वेरिएबल में नॉन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स दिख रहे हैं और b की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें फेज 2 पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में x1 x2 जो कि डिसीजन वेरिएबल होता है, यानी कि नॉन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है, ठीक है। सो वो दिख रहे हैं, यानी कि हम फेज 2 पर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि b की जो वैल्यूज है, b यानी bi की वैल्यूज वो भी पॉजिटिव है, 21/13 10/13, तो अभी हमें करना है फेज 2, ठीक है। फेज 2 यानी हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने किया था ना मैक्सिमम z स्टार, ठीक है, जो हमें ऐसा कुछ मिला था, तो उसके लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पर x1 और x2 के कोएफिशिएंट हो जाएंगे -1 -1। वापस से मैं ये फॉर्मेट लिख लेता हूँ, cj बेसिक वेरिएबल्स x1 x2 zj cj माइनस zj cb x1 x2 s1 s2 bi थीटा, ठीक है। यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर तो 0 0 ही है, यहाँ पर भी -1 आएगा, ठीक है। अभी ये जो वैल्यूज है तो ये वैल्यूज हमें क्या मिलेगी, तो 1 0 -7/13, यहाँ पर ये गलत लिखा था, यहाँ -7/13 है, ये आएगा 1/13, ये 21/13, फिर यहाँ पर आएगा 0 1 1/13 -2/13 10/13, ठीक है। यानी यही का यही टेबल वापस से लिखना होता है। जब भी हम फेज 2 स्टार्ट करते हैं ना, बस हमें x1 x2 का जो कोएफिशिएंट है वो लिखना होता है, बाकी तो ये जो टेबल है वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। zj फाइंड कर लेते हैं, zj फाइंड करने पर वो आपको मिलेगा -1 6/13 1/13, और z की वैल्यू आपको मिलेगी -30 1/13, ठीक है। cj माइनस zj करेंगे तो ये 0 0, ये हो जाएगा -6/13, ये हो जाएगा -1/13, ठीक है। अभी चेक कीजिए कि क्या cj माइनस zj की सारी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, दो वैल्यू 0 है, दो वैल्यू माइनस है, यानी कि यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी देखिए डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये तो z की वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअली क्या है z स्टार की वैल्यू, ठीक है।
जो कि हमें क्या मिली, मैक्सिमम z स्टार इज इक्वल्स टू -31/13। लेकिन मैक्सिमम z स्टार उसे हम मिनिमम z में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस साइन चली जाएगी, शुरुआत में हमने किया था इसलिए। सो वो आएगा 31/13। और इस वक्त पर हमें x1 और x2 उसकी वैल्यू क्या मिल रही है वो लिखना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम टू फेज मेथड की मदद से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ। मेन चीज़ ये है कि मिनिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, मैक्सिमाइजेशन वाला है मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए। उसमें करना क्या होता है, राइट हैंड साइड पर जो डिसीजन वेरिएबल्स है उसकी साइन सिर्फ चेंज कर दीजिए, चेंज करनी होती है। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी दूर कीजिए। ठीक है, फेज 1 में हमें क्या करना है कि नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, कंस्ट्रेंट वही के वही रहेंगे। जो ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें होगा क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखेंगे हम, जितने डिसीजन वेरिएबल है उतने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखेंगे और कोएफिशिएंट एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, फिर ये जो टेबल है वो सेम उसी तरीके से बनाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेसिक वेरिएबल में से जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल रहा है उसके कॉलम भी हमें नए टेबल से निकालते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद जब Cj माइनस Zj की सारी वैल्यू 0 मिल जाए तो चेक कीजिए कि क्या बेसिक वेरिएबल में अभी भी कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अगर होता है तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, हमें फेज 2 नहीं करना है। लेकिन अगर बेसिक वेरिएबल में नॉन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है सारे और bi की वैल्यूज भी पॉजिटिव मिल रही है तो हमें फेज 2 पर कंटिन्यू करना है। फेज 2 में हम क्या करेंगे, जो x1 और x2 के कोएफिशिएंट ओरिजिनल थे वो लिख लेंगे। ठीक है, टेबल में जो वैल्यूज है वो वही की वही रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे। जब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता हम इटरेशंस करते जाएंगे, लेकिन जनरली फेज 2 में पहले टेबल में ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर डाउट है तो मुझे बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो ना तो उसे हम दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से, सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिनल वे कि कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। अभी मैं आपको डिराइव्ड वे बताता हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है यानी कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना है, तो वो डिराइव्ड वे हुआ। ठीक है, यानी कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम दो तरीके से देख सकते हैं। ओरिजिनल वे था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका डिराइव्ड वे ये भी हो सकता है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन करें। ठीक है, सो ये जो ओरिजिनल वे होता है ना उसे हम बोलते हैं प्राइमल, और ये जो डिराइव्ड वे होता है ना उसे हम बोलते हैं ड्यूअल। ठीक है, सो ड्युअलिटी में क्या होता है, प्राइमल ड्यूअल। क्लियर? सो ये इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने दो लिए हुए हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये प्राइमल प्रॉब्लम्स को ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आने ज़रूरी है, तो वो समझ लीजिए। तो कंसेप्ट कुछ ऐसे हैं कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन केस का है तो ड्यूअल हो जाएगा मिनिमाइजेशन का। ठीक है, अगर प्राइमल प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन केस में है
तो ड्यूअल प्रॉब्लम में हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन केस में। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट है ना, वो प्राइमल प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है वो ड्यूअल प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये 3 चेंजेस आपको करना है। कंस्ट्रेंट में हम क्या चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेस देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट कर दीजिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है, लेस देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दीजिए। इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट है तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी जिस वे में हम जाना चाहे उस वे में हम ले जा सकते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट में इस तरीके से चेंज होता है, जो भी प्राइमल में होता है ड्यूअल में उसका उल्टा होता है। और दूसरी बात, कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड है प्राइमल प्रॉब्लम में, वो ड्यूअल प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि प्राइमल प्रॉब्लम में जितने कंस्ट्रेंट होंगे ड्यूअल प्रॉब्लम में उतने डिसीजन वेरिएबल होंगे, और प्राइमल प्रॉब्लम में जितने डिसीजन वेरिएबल होंगे ड्यूअल प्रॉब्लम में उतने कंस्ट्रेंट होंगे। ठीक है, बहुत इजी है, 3 से 4 मार्क का ये हमेशा पूछा ही जाता है। बस थोड़ा अच्छे से ये आपको समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। इतनी चीजें जितनी मैंने यहाँ पर लिखी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट के बारे में, इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। ओके, सो मैं आपको ये कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैक्सिमाइजेशन केस है, मैक्सिमाइज जेड ये होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमल, उसे ड्यूअल में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमाइजेशन केस है हम क्या कर देंगे, मिनिमाइजेशन। सो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमाइज, जेड की जगह लिख लेंगे डब्ल्यू। ओके, इज इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पर जो डिसीजन वेरिएबल्स है प्राइमल में वो कितने हैं, 3। ठीक है, सो वो हो जाएंगे ड्यूअल के कंस्ट्रेंट, तो ड्यूअल के कंस्ट्रेंट होंगे 3। और प्राइमल में कंस्ट्रेंट कितने हैं, 3, तो ड्यूअल के डिसीजन वेरिएबल हो जाएंगे 3। ठीक है, ओके। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो कोएफिशिएंट है उसे बनाना है राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट की जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट। यानी कि ये जो 10, 2 and 6 है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 10, 2, 6। ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो डिसीजन वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट। ठीक है, सो अगर ये x के फॉर्म में इसे ले लीजिए y के फॉर्म में, सो 10y1 प्लस 2y2 प्लस 6y3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। देखिए यहां पर जो रो वाइज है ना उसे हमें कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, किस तरीके से, तो देखिए यहां पर हमने सब कुछ y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर कॉलम वाइज देखे तो क्या था, x1 2x1 2x1, तो यहां पर हम लिख लेंगे y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। लेस देन और इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दीजिए। राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे बाद में देखते हैं। अभी दूसरा देखिए x2 वाला, तो x2 वाला जो है कॉलम वाइज देखने जाए तो x2 है, यहाँ पर दूसरा टर्म नहीं है, और फिर है -2x2, तो इसे कैसे लिखेंगे, y1 माइनस 2y3, क्योंकि y2 वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू का हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है,
फिर x3 का देखें कॉलम वाइज, तो क्या है x3 माइनस x3 प्लस 3x3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं y1 माइनस y2 प्लस 3y3, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड थे कंस्ट्रेंट के, वो बन गए इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे राइट हैंड साइड के वैल्यूज। ठीक है, सो 1 माइनस 1 एंड 3 उसे इस तरीके से लिख लीजिए, और आखिर में लिख लीजिए कि वेर y1 y2 y3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो ये प्राइमल जो है वो ड्यूअल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हाँ, और ये जो कंसेप्ट है ड्यूअलिटी के, वो भी मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें डिटेल में समझाया है। ठीक है, फिर ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्राइमल टू ड्यूअल, तो वो भी थोड़ा डीप में जाकर समझाया है, तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो अभी एक मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या दिया है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 5x1 माइनस 6x2 प्लस 4x3, यानी कि यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, 3, तो ड्यूअल में कन्वर्ट करते वक्त कंस्ट्रेंट कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कंस्ट्रेंट कितने हैं, 4। ठीक है, तो जब ड्यूअल में हम जाएंगे तो डिसीजन वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, यानी सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3 डिसीजन वेरिएबल मिल रहे थे, ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिलेंगे, 4, और यहाँ पर 4 कंस्ट्रेंट मिल रहे हैं, और ड्यूअल में जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3 कंस्ट्रेंट। ठीक है, दूसरी एक बात, आपने ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आपने अगर एक चीज नोटिस की हो तो जनरली मैक्सिमाइजेशन केस में लेस देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट होते हैं, मिनिमाइजेशन केस में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, सो जब प्राइमल टू ड्यूअल में जाए ना, तो ये चीज होना जरूरी है कि प्राइमल के सारे कंस्ट्रेंट एक ही इनइक्वालिटी में हो। ठीक है, अलग अलग इनइक्वालिटी नहीं चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर सारे लेस देन और इक्वल्स टू वाले थे, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 2 तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले हैं, चौथा भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला है, लेकिन तीसरा लेस देन और इक्वल्स टू वाला है, तो इसे हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जब इनइक्वालिटी चेंज करनी हो तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस 7x1 प्लस 2x2 प्लस x3, तब होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, अभी सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी में है, सो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो मिनिमाइजेशन का है, ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज क्या लिखेंगे, w इज इक्वल्स टू, देखिए डिसीजन वेरिएबल कितने मिलेंगे, 4, वो हम क्या लेंगे, ये उसके कोएफिशिएंट 9, 5, फिर यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये चेंज किया है, सो ये आएगा 10 और फिर आएगा 4। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, y1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे y2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे y3 प्लस यहाँ पर लिखेंगे y4। ठीक है, सो ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो देखिए कंस्ट्रेंट कितने आएंगे, 3। ठीक है, किस हिसाब से हमें जाना है, तो इस तरीके से जाना है कॉलम वाइज। क्या था, 3x1 x1 7x1 नहीं, हाँ माइनस 7x1 और x1। ठीक है, सो इसका हम क्या बनाएंगे, 3y1 प्लस y2 माइनस 7y3 प्लस y4, सारे ग्रेटर और इक्वल्स टू वाले हैं कंस्ट्रेंट, तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, ये बाद में लिखते हैं। फिर x2 के लिए देखें, सो 4x2 3x2 2x2 माइनस 2x2, तो इसका हम क्या बनाएंगे, 4y1 प्लस 3y2 प्लस 2y3 माइनस 2y4 लेस देन और इक्वल्स टू। फिर x3 के लिए कॉलम वाइज जाते हैं, सो 6x3 प्लस 2x3 प्लस x3 प्लस 4x3, सो ये हो जाएगा
6y1 प्लस 2y2 प्लस y3 प्लस 4y4 लेस देन और इक्वल्स टू। अभी देखिए राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, तो प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट 5 माइनस 6 4, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 6 4। आखिर में हम क्या लिख लेंगे कि वेर y1 y2 y3 y4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है। हाँ, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ड्यूअल सिंप्लेक्स भी आ सकता है। तो ड्यूअल सिंप्लेक्स यानी उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो प्राइमल प्रॉब्लम दिया है उसे पहले ड्यूअल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, और फिर जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिले ना ड्यूअल वाला, उसके लिए सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करनी होती है। ठीक है। सो अगर आपको ड्यूअल सिंप्लेक्स दिखाई दे तो आप ऐसे कर सकते हो। जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आ जाए तो इस तरीके से करना है। ओके। और सिंप्लेक्स मेथड तो जैसे हमने पहले की वैसे ही करना है, ड्यूअल सिंप्लेक्स में कुछ नया नहीं है। ओके, सो फाइनली यहाँ पर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला चैप्टर पूरा होता है। अभी हम देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। सो सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होती है वो समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि इन्वेंट्री इज एनी काइंड ऑफ रिसोर्स दैट इज स्टॉक्ड टू सैटिस्फाई प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिसको प्रेजेंट और फ्यूचर नीड के लिए स्टॉक करके रखते हैं और उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, और ये इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमें इफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए ये तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है कि व्हाट आइटम शुड बी स्टॉक्ड। ठीक है। दूसरा, व्हेन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। तीसरा, हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड। ये तीन चीजें अगर आपको सही तरीके से समझ आ जाए तो आप इफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, वरना इफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में मैं आपको इतना ही समझाने वाला हूँ। उसके अलावा आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री कंट्रोल वाला वीडियो है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरी एक चीज़, इसके बाद ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो बनाया है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, पूरा थियोरिटिकल है इसलिए मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स में उसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है। अलग अलग तरीके के इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मैंने उसमें समझाए हुए हैं, वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में, तो वो आप करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है वो चीज़ समझते हैं। तो इट इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। जनरली टोटल कॉस्ट यानी हम क्या लेते हैं, तो समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है। तो इससे हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। ये टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम ऑप्टिमल नंबर में क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। तो फिलहाल क्रैश कोर्स में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ग्राफ की मदद से मैंने आपको समझाया हुआ है, वो भी करिएगा। ये जो चैप्टर है इन्वेंट्री कंट्रोल वाला, उसमें से थियरी में 3 चीजें पूछी जा सकती है। एक, टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट 3 मार्क में पूछा जाता है। फिर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क या 7 मार्क में पूछा जाता है। और एक और है ABC एनालिसिस। ठीक है। तो वो भी आप करिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी रेगुलरली 7 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है। इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल पोर्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल भी आएंगे तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, इजी आएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल इसमें से आ सकता है और थियरी काफ़ी इजी है।
ठीक है, तो वो कीजिएगा। मैंने तीनों में से एक भी थियरी यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाई है, क्योंकि ऐसा कुछ हार्ड नहीं है उसमें, आप कर पाओगे। ओके, फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे बताइएगा। अभी अलग अलग तरीके के इन्वेंट्री मॉडल है, जिसमें से जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से दो तरीके के इन्वेंट्री मॉडल के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोनों तरीके के जो इन्वेंट्री मॉडल है वो मैंने अपने वीडियो में डिटेल में समझाए हुए हैं कि ये इन्वेंट्री मॉडल का मीनिंग क्या होता है, फिर उसके अलग अलग फॉर्मूलाज कौन से हैं, वो सारी चीज़ें, उस पर मैंने थियोरेटिकल वीडियो ऑलरेडी बनाया है। ये एग्जाम्पल भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर समझाए हुए हैं। तो एग्जाम्पल तो मैं फिलहाल करवा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट समझना है, फिर फॉर्मूलाज कौन कौन से आएंगे वो देखना है, तो वो थियोरेटिकल वीडियो आप देखिएगा। हाँ, लेकिन वो चीज़ थियोरी में पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। वो बस समझने के लिए है कि ये इन्वेंट्री मॉडल क्या कहना चाहता है। उसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, ठीक है। दोनों मॉडल के लिए फॉर्मूला डिफर करते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको थियोरी में समझाई हुई है, तो वो फॉर्मूलाज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये जो इन्वेंट्री मॉडल है कि डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए जो एग्जांपल है एक वो समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें बोला है कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी रिक्वायर्स 3500 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर आइटम पर ईयर। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 35 rupees. A carrying cost of inventory is 25% of the investment cost of inventories. The price is 10 rupees per kg. The purchase manager wishes to determine an ordering policy for raw material. Calculate the optimal lot size, the minimum yearly variable inventory cost, the optimal order cycle time, and the number of orders to be placed. ठीक है? So, हमेशा जब भी इन्वेंट्री मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है ना वो लिखना मत भूलिएगा। वो अगर आपने एक बार सही तरीके से लिख लिया ना, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूला का यूज़ करें। इसमें थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलाज है, ठीक है। और मैं एक बार वो भी कहूँगा कि अगर ये चैप्टर करना बाकी है तो कल 7th सेम वाले आप लोगों की एग्ज़ाम तो है ही, ठीक है। सो फिर अभी इसमें थियोरी पर ही फोकस कीजिएगा, इसके एग्जाम्पल में मत जाएगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज अभी शॉर्ट ड्यूरेशन बचा हुआ है, तो उसमें याद रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो पूछा जाता है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो डेटा दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर डिमांड है 3500 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 35 रुपीज़, ठीक है। आर हमें दिया है 25% ऑफ कोस्ट, ठीक है। कोस्ट हमें दिया है 10 रुपीज़ पर kg, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझिए, आप इसके फॉर्मूलाज देखोगे ना, तो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है C इंटू आर, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 25/100 करेंगे, सो होल्डिंग कॉस्ट हमें मिलेगा 2.5 रुपीज़, ठीक है। ये हमने क्यों फाइंड किया, तो जो चार चीज़ें हमें फाइंड करनी थी ना, उसके लिए होल्डिंग कॉस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें एग्जाम्पल में नहीं दिया था, इसलिए हमने होल्डिंग कॉस्ट पहले फाइंड किया, ठीक है। सो सबसे पहला हमें जो फाइंड करना है Q स्टार, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू CO इंटू D डिवाइडेड बाई CH, ओके। तो हमारे पास CO, D और CH सभी वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ यहाँ पर रख देंगे, सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो हमें आंसर मिलेगा 313 kg पर ऑर्डर, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, अगर मेरी कहीं पर गलती है मुझे बताइएगा। दूसरा फाइंड करना है TVC स्टार, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू C0 इंटू D इंटू CH। देखिए C0, D और CH सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख दीजिए। सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ₹782.62 पर ईयर, ठीक है। तीसरा जो है
तो वो हमें फाइंड करना है टी स्टार। टी स्टार इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू स्टार डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, क्यू स्टार की वैल्यू अभी हमने पहले फाइंड की, जो पहला फाइंड किया था वो क्यू स्टार था, डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, तो वो हमें मिलेगा 0.0894। ठीक है, तो इसको हम, ये तो ईयर वाइज मिला, इसको वीक में कन्वर्ट करना है तो हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल के वीक्स देखे तो वो 52 होते हैं। सो आपको ये आंसर मिलेगा 4.65 वीक्स। ठीक है, जो हमें चौथा फाइंड करना है वो है n। n इज इक्वल्स टू क्या होगा, d इंटू क्यू स्टार। ठीक है, तो d की वैल्यू और क्यू स्टार की वैल्यू हमारे पास है, हम ये फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 11.18 ऑर्डर्स पर ईयर। ठीक है, तो देखिए चार चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, ऑप्टिमल लॉट साइज, मिनिमम ईयरली वेरिएबल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑप्टिमल ऑर्डर साइकिल टाइम एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड है, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, बस डेटा सही से लिखना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ वैल्यूज होती ही है, कुछ वैल्यू जो ना हो तो वो पहले फाइंड कर लीजिए, तो डायरेक्टली हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये दूसरा देखते हैं, इन्वेंट्री मॉडल। डिमांड इज कांस्टेंट इन ऑल साइकिल एंड सप्लाई इज नॉन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो एग्जांपल में हमें क्या दिया है कि अ कंपनी हैज अ डिमांड ऑफ 12,000 यूनिट्स पर ईयर फॉर ऑल आइटम एंड इट कैन प्रोड्यूस 2,000 सच आइटम्स पर मंथ। Okay, the cost of one setup is 400 rupees. Holding cost per unit per month is 0.15 rupees and cost of unit is 4 rupees. Find the total optimal lot size. Second, the total cost per year. Then maximum inventory level. Then manufacturing time. Then total time. इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, गिवन डेटा। सो यहाँ पर हम कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम लेते हैं। सो ये हो जाएगा 12,000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, उसके बाद हमें ये दिया है कि इट कैन प्रोड्यूस 2,000 सच आइटम्स पर मंथ, लेकिन ये सारी चीज़ तो हमें किस में दी है, पर ईयर दी है, तो इसे भी हमें पर ईयर ही फाइंड करना होगा। सो एक महीने में 2,000 है, तो 12 महीने में क्या होगा, 24,000। सो 24,000 यूनिट्स पर ईयर, इसे हम बोलेंगे P। फिर देखिए सेटअप कॉस्ट, तो उसका मीनिंग होता है CO, उसका सिंबल है CO, वो है 400 रुपीज। होल्डिंग कॉस्ट, वो भी क्या दिया है, कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 0.15, तो ये एक महीने का है, 12 महीने का हम करेंगे तो वो हमें मिलेगा रुपीज 1.80 पर ईयर। ठीक है, अभी जो 5 चीज़ें फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्यू स्टार, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, क्यू स्टार का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि मॉडल चेंज हो रहा है। सो 2 इंटू डी इंटू C0 बाई CH इंटू P अपॉन P माइनस डी। तो देखिए D, C0, CH, P और स्मॉल d, इन सारी सबकी वैल्यू हमारे पास है। सिंप्लीफिकेशन करने से आपको आंसर मिलेगा 3,265 यूनिट्स। ठीक है, दूसरा हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट, जो कि होगा परचेज कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है D मल्टीप्लाई बाई C प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला है 2 इंटू डी इंटू C0 इंटू CH इंटू P माइनस डी बाई P। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास है, वो रख दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा रुपीज 50,940 पर ईयर। ठीक है, तीसरा हमें फाइंड करना है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P माइनस डी बाई P मल्टीप्लाई बाई क्यू स्टार। वैल्यूज रखने पर आपको आंसर मिलेगा 1,633 यूनिट्स। ठीक है, चौथा हमें फाइंड करना है मैन्युफैक्चरिंग
टाइम, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला है क्यू स्टार बाई पी, वैल्यूज रखने से आपको आंसर मिलेगा 49.65 डेज, ठीक है। और पांचवा आपको फाइंड करना है टोटल टाइम, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्यू स्टार बाई डी। ये करने से आपको आंसर मिलेगा 99.31 डेज, ठीक है। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना बिगड़े इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये दोनों एग्जाम्पल किए हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ लिख दीजिए, फॉर्मूलाज जो है वो फॉर्मूलाज लिख दीजिए, वैल्यू लिखिए और फिर कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है एकदम इजी ही। अगर आपको फॉर्मूलाज आ रहे हैं तभी इन एग्जाम्पल के लिए जाइएगा। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता है तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि एग्ज़ाम कल है, ठीक है। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है। और रही 5th सेमेस्टर वाले बच्चों की बात, तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। आपकी एग्ज़ाम 5 फरवरी को है, तो आपके पास जो टाइम है उसमें आप अच्छे से ये फॉर्मूलाज कर लीजिए और आप एग्जाम्पल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, मुझे बताइएगा कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए कैसा रहा, आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ। एंड वंस अगेन आपका रिजल्ट अच्छा है उसके लिए शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सो लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।